तो आज का टॉपिक है सेल बायोलॉजी फिजिको केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये पेपर वन का जो टॉपिक है, केमिकल यूनिटी ऑफ लाइफ। तो इसको हम लोगों ने डिटेल में पीपीटी वगैरह भी आपको दे रखा है। इसके क्वेश्चंस हम लोग देखें अगर तो क्या क्वेश्चंस आते हैं। ये मैंने सिलेबस वाइज इसको आपको लिए अलग कर दिया है। तो आप लोग देखोगे एलिमेंट्स वाले पोर्शन से बहुत ही कम क्वेश्चन, यानी कि कार्बन नाइट्रोजन आर स्कर्स इन द नॉन लिविंग मैटर, ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन आ रहा है। कार्बन बेस्ड लाइफ, है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्यों? क्योंकि 2019 में भी 2018 में भी ये पूछा गया, 2 बार रिपीट हुआ है और चांसेस है कि फिर से रिपीट हो जाए। मॉलिकुलर कंपोनेंट्स, मॉलिकुलर लॉजिक जो है वो लाइफ का क्या है वो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। मतलब एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन टाइप में यहाँ पे आया हुआ है। फिर यहाँ पे आप देखोगे इंफॉर्मेशनल माइक्रोमॉलिक्यूल्स। अभी तक ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आता था इस वाले पोर्शन से, लेकिन पिछले साल काफ़ी क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। ये मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सुन पा रहे हो आप लोग? यस सर, आ रही है। सर, ओके। यहाँ पे आप देखिए इंफॉर्मेशनल स्टेज यूकैरियोटिक यूकैरियोट्स रिसाइड्स इन द साइटो, ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन। फिर डिटेल में भी आया है स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशनल माइक्रोमॉलिक्यूल्स इन लिविंग सिस्टम, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोटाइड्स, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए में के बीच में डिफरेंस। तो एक तरीके से ये वाला जो पोर्शन है ये एक मॉलिकुलर बायोलॉजी से रिलेटेड पोर्शन हो जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे ही आ रहा है। तो एक मॉलिकुलर बायोलॉजी का बेसिक आपके पास थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि जिससे आप इसको आंसर कर पाओगे। जैसे कि अनवाइंडिंग ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दिस इज द रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन भी है वहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन में भी अनवाइंडिंग होता है। तो इस प्रोसेस को आपको सही से समझना पड़ेगा, तभी हो पाएगा इसमें से आंसर। ओके, और यहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी आपको नोट्स दे रखा है, पढ़ा भी दिया है क्लास में। मॉलिकुलर इंटरेक्शन, सिग्निफिकेंस ऑफ वीक इंटरेक्शन, तो जो मेरी पीपीटी है उसमें आप लोग देखोगे तो ये वाला पोर्शन वहाँ पे अच्छे से कवर किया हुआ है। तो आज की क्लास में हम लोग ये वाले पोर्शन जो इधर ऊपर वाले हैं ये कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कार्बन एंड नाइट्रोजन आर स्टार्स इन द नॉन लिविंग मैटर। तो क्या ये सही है या गलत है? तो यहाँ पे ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि दे 4 एलिमेंट्स कॉमन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और यही वाले जो आपके ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो यहाँ पे ये सारे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, तो कमी तो है ही नहीं। तो नॉन लिविंग मैटर में ये नहीं है, कमी नहीं है। The chemical elements in living system are distributed in the proportion in their occurrence in the earth crust। तो यहाँ पे मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि केमिकल एलिमेंट इन लिविंग सिस्टम आर डिस्ट्रीब्यूटेड। जो केमिकल एलिमेंट है आपकी, वो लिविंग सिस्टम में किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जैसे कि वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, सेम वैसे ही प्रोपोर्शन में वो अवेलेबल है। तो क्या ये सही है? दिस इज फॉल्स। यहाँ पे मैंने कंपैरिजन जो है वो दे रखा है सबका। तो आप देख पाओगे ऑक्सीजन हमारे लाइफ में और एटमॉस्फेयर में 21% अवेलेबल है, जबकि अर्थ क्रस्ट में आपका 46% अवेलेबल है। तो यहीं पे एक डिफरेंस आ जाता है काफ़ी ज़्यादा। फिर आप देखेंगे हाइड्रोजन लाइफ में 10% है, जबकि अर्थ क्रस्ट में 0.1% हाइड्रोजन अवेलेबल है। नाइट्रोजन 3% है, कार्बन है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एलिमेंट हमारे उस अंदर पाया जाता है, लेकिन अर्थ क्रस्ट में इतनी मात्रा में अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे जो लिविंग सिस्टम के अंदर जिस प्रोपोर्शन में है वैसे अर्थ क्रस्ट के अंदर नहीं पाया जाता है। तो इसको यहाँ मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश किया है। ये क्वेश्चन आपको वैसे भी पूछा जा सकता है, डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे आंसर किया हुआ है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन पाया जाता है, बट लिटिल कार्बन एंड हाइड्रोजन इन अर्थ क्रस्ट। जो टेबल में है वही चीज़ें मैंने यहाँ पे सब वर्ड्स में भी लिख दिया है आपके लिए। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखिए, कार्बन बेस्ड लाइफ। लाइफ ऑन अर्थ इज कार्बन बेस्ड, डिस्कस इन रिलेशन टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। इस टाइप से घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वाले पेपर में। तो यहाँ पे आपको आंसर जो है सिमिलर टाइप का ही आंसर देना है। कई जवाब आप जो है किसी क्वेश्चन से मिक्स कर भी लिख सकते हैं। मान लीजिए वो क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, तो आपको वो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, उसको आपको उसी जवाब में लिख के उसको कर देना है आंसर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि
मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पे लिख रखा है हमारे नेचर के अंदर 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे अराउंड 5 to 6 ऑफ देम आर यूज टू कंस्ट्रक्ट ऑर्गेनिक लाइफ। जो ऑर्गेनिक लाइफ है, ऑर्गेनिक लाइफ का मतलब जो बायोमालिक्यूल्स है ना, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, जरूरत तो बहुत सारे मोर देन 18 या मेरे ख्याल से 40 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है लाइफ में, जो लाइफ चलाने में। लेकिन उसमें भी जो है हमारे ओनली 5 to 6 जो मेन होते हैं वो है। और उसमें सबसे कॉमन है, उन सब में भी सबसे कॉमन है कार्बन। कार्बन इज द मोस्ट अबंडेंट, वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। यहाँ पे आप देखोगे कि इसके लिए एक एंटायर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जिसे आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हो, जहाँ पे आपका ये इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। तो उसके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री ही खोली गई है। और ये क्यों है? क्योंकि कार्बन के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थर्मोडाइनमिक और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, जो कि उसको सुपीरियर बनाती है अदर एलिमेंट से। अब ये प्रॉपर्टी जो है वो क्यों आती है, वही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उन चीज़ों से ये चीज़ें प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि जो लाइफ है हमारी वो कार्बन बेस्ड क्यों है, या कार्बन बेस्ड लाइफ क्यों पाई जाती है। तो कार्बन एक तो स्मॉल साइज का स्मॉल साइज का होते हुए भी ये 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बना सकता है ना। दे पॉजेस 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे आप समझेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल में जब ये जिस ग्रुप में है वहाँ पे सारे एलिमेंट्स ही आपका पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। लेकिन क्योंकि कार्बन एक स्मॉलेस्ट, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एटम है जो कि 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बनाता है, तो ये स्टेबिलिटी में उन सबको आराम से इनकम्पेरेबल है एज कंपेयर टू स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इसका साइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसको एक फ्रेंडली बना देता है बॉन्ड बनाने के लिए। और ये बॉन्ड जो है अनअफेक्टेड रहता है। आप चाहे ब्रांच बना लीजिए, ढेर सारी ब्रांच लगा लीजिए, तो ये ज़्यादा बॉन्ड, इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये कार्बन स्मॉल है और स्मॉल होते हुए भी 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बना सकता है। 4 वैलेंसी यानी कि 4 प्रकार के बॉन्ड बना सकता है। सेकेंड पॉइंट उसी से जोड़ के हमने बना दिया, a carbon atom has 4 valence electron, allowing it to form 4 single bonds। मीथेन का एग्जांपल दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड डबल ट्रिपल बॉन्ड एसिटाइलाइन। ठीक है, तो इस टाइप के अलग अलग मेटल के एग्जांपल यहाँ पे दे दिया। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। लाइफ वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू मैन्युफैक्चर इफ नेचर लैक द रॉ मटेरियल। हमारे अंदर बहुत ज्यादा कार्बन है, क्यों? क्योंकि नेचर के अंदर भी काफी ज्यादा कार्बन है। हम लोगों ने अभी क्या देखा था यहाँ पे, तो नेचर के अंदर भी काफी ज्यादा कार्बन पाया जाता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे कार्बन इज abundant on earth, representing 45 to 50%। dominance of carbon house in result of ability to form these complexes, but rather than ease and pliancy with which for other forms। सिलिकॉन वगैरह भी काफी अमाउंट में पाया जाता है, लेकिन कार्बन जो है वो स्टेबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इन पॉइंट्स को एक समराइज वे में लिख दिया है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। कार्बन इज फॉर्मिंग वास्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स, और इसी एबिलिटी के कारण कार्बन जो है देखा जाता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में बॉन्ड्स वगैरह बना के 10 मिलियन कंपाउंड्स आज तक डेट में रिपोर्टेड है। ठीक है, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पॉसिबल है बहुत सारे कंपाउंड्स। विदाउट कार्बन देयर वुड हैव बीन नो डीएनए, प्रोटीन, लिपिड, शुगर, फैट, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि सब में आप देखोगे क्या है, कार्बन है। और इसीलिए दे स्टफ ऑफ लाइफ, इसको एक स्टफ ऑफ लाइफ बना देता है। कंपाउंड फाउंड मेनली इन लिविंग थिंग्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको मैंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ब्रांच ही खोल दिया गया है। दैट मेकअप द सेल्स एंड अदर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म कैरी आउट द लाइफ प्रोसेसेस। कार्बन इज द मेन एलिमेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एसेंशियल फॉर लाइफ। वही चीजें बार बार आप रिपीट करके उसी आंसर को आप लोग अलग अलग तरीके से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट्स आपने, ज्यादा पॉइंट्स इसमें नहीं है। इसमें क्या पॉइंट्स है, एक तो कार्बन छोटे साइज का होता है, 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बनते हैं।
आपने फिर उसमें एग्जाम्पल दे दिए कि मीथेन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इस टाइप से एग्जाम्पल दे दिए। फिर बता दिया कार्बन जो है अबेंडेंट भी है अर्थ के ऊपर, इसीलिए लाइफ में हमारे 45 टू 50% ये होता है। तो इन्हीं छोटी छोटी चीजों को अगर पॉइंट में लिखेंगे तो इसी चीज को आप लोग बड़ा कर सकते हैं। फिर ये 10 मिलियंस ऑफ कंपाउंड जो है इसके अंदर देखे जाते हैं, बना दिया, इसी लाइन को आपने बड़ा कर दिया। फिर कार्बन सब में है, प्रोटीन में कार्बन है, लिपिड में कार्बन है, जो बायोमॉलिक्यूल्स आपने जानते हैं सब में कार्बन है, तो उसको नाम लिख दिया आपने इस टाइप से। और फिर ये बता दिया वही जो पहले वाली लाइनें थी, कार्बन मेन एलिमेंट है, कार्बन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थर्मोडायनेमिक केमिकल प्रॉपर्टीज है जो कि इसको सुपीरियर बनाती है, सेम वही लाइन। Because it's lightweight, relatively small in size, carbon is easy for enzymes to manipulate. Energy required and make break bond to carbon at appropriate level to building large and complex molecule. छोटा है तो छोटे से धीरे से जोड़ के बड़ा मॉलिक्यूल का निर्माण हो सकता है, जो कि स्टेबल भी होगा और रिएक्टिव भी होगा। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने यहाँ पे समराइज की हुई हैं, जो बताती हैं कि कार्बन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ में। ओके, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? फिर से एक बार मैं चेक कर रहा हूँ। यस सर, आ रही है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट ए नोट ऑन मॉलिक्यूलर लॉजिक ऑफ द लिविंग स्टेट। आपको मॉलिक्यूलर लॉजिक जो है बताना है लिविंग स्टेट का। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन इसके बाद भी आया हुआ है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा घुमा के उसको पूछ लिया है। क्या है? The chemical composition of living organism is qualitatively different from that of the physical environment in which they live. Discuss. तो ऑल ये चीज मतलब आप देखेंगे कि दोनों चीजें जो है वो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन ही पूछे गए हैं यहाँ पे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बन जाता है 2017 में भी। तो क्वेश्चन का पैटर्न भी थोड़ा घुमा के पूछ सकते हैं, लेकिन आंसर जो है वैसे ही आप उसको बनाना पड़ेगा, आप खुद से सोच के वो चीजें आप में डेवलप करनी पड़ेंगी आपको। और ये तब होगा जब आप इसको कॉन्सेप्ट, इसकी इन चीजों का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और उनको जोड़ जोड़ के आप लोग लिख पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लिविंग वही चीज वापस से रिपीट कर रहे हैं, कई बार वही चीजें रिपीट होंगी, आप देखेंगे क्वेश्चन में कुछ नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ लाइफलेस मॉलिक्यूल, ये चीज हम जानते हैं कि लाइफलेस मॉलिक्यूल से ही हम लोग बने हुए हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मॉलिक्यूलर लॉजिक क्या है। अब उन्हीं मॉलिक्यूलर लेवल पे जो लिविंग स्टेट में हमारे मॉलिक्यूल्स बने हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करना है आपको, सिंपल। तो यहाँ पे देखेंगे हाउ कैन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म मोर देन सम ऑफ एन एनिमेट पार्ट्स। When these molecules are isolated and examined individually, they conform all the physical and chemical laws that describe behavior of inanimate matter. तो जब हम इन मॉलिक्यूल्स को अलग करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इनका सारी प्रॉपर्टीज वैसे ही है जैसे कि एक नॉन लिविंग थिंग की होती है, इनएनिमेट मैटर की होती है। गेट लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन जब ये सब कंपाउंड आपस में मिलते हैं, कार्बन को अगर आप बाहर निकाल लीजिए, मतलब ये तोड़ के शरीर को, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो भी इसमें है, उन सब की प्रॉपर्टी आपको सेम मिलेगी जो कि कार्बन नॉन लिविंग थिंग में पाई जाती है। नाइट्रोजन में भी वही प्रॉपर्टी आपको शो होगी जब आप टेस्ट करेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो एलिमेंट हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं वो अलग नहीं है, वो वैसे ही हैं जैसे बाहर नेचर में नॉन लिविंग थिंग से पाए जाते हैं। लेकिन जब ये केमिकल्स आपस में जुड़ते हैं देन इनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी आ जाती है। सो ये भी, ये क्या हो रहा है, नॉन लिविंग थिंग से आपको लिविंग थिंग में कन्वर्ट हो रहा है चीजें। तो येट लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉजेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी एट्रीब्यूट नॉट एग्जिबिटेड एट रैंडम कलेक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और बायोकेमिस्ट्री जो है यही चीज इसको डिस्क्राइब करती है यहाँ पे, कि स्ट्रक्चर, उसका मैकेनिज्म क्या है, वही चीजें, डाइवर्स चीजें जो है लाइफ की, वो उनको एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बायोमॉलिक्यूल्स है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, वो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ हैं और यही इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिल्ड बायोमॉलिक्यूल्स सेम काइंड ऑफ मोनोमेरिक सब यूनिट। जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं, प्रोटीन अगर बना है वो एमाइनो एसिड से मिलकर बना है। एमाइनो एसिड के अंदर भी अगर आप जाएंगे तो कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है ना, ये सारी चीजें वहां पे पाई जाती हैं, एलिमेंट्स। तो वहां पे एलिमेंट लेवल पे भी सेम है और जब वो आपस में जुड़ते हैं तो भी सेम है। तो बायोमॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूलर लेवल की बात हो रही है। तो मोस्ट कॉमन माइक्रोमॉलिक्यूल सारे सेम होते हैं लिविंग सिस्टम के अंदर, सच एज एमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, मोनोसेक्राइड। दे सर्व एज ए मोनोमेरिक सब यूनिट। वही चीज आप
यहाँ पे लिख पा रहे हो। अगला पॉइंट में भी, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट आर कंपेयर्ड कंपोज्ड ऑफ कार्बन एटम्स। मैंने कार्बन के बारे में बताया था कि कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। 45 to 50% जो टोटल एलिमेंट अगर आप देखेंगे उसमें आधा आपका कार्बन रहेगा, तो इतना इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन जो है बहुत कोवेलेंटली ज्वाइंड विद अदर कार्बन एटम्स या फिर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और एक स्पेशल बॉन्डिंग प्रॉपर्टी होती है जो कि इसको बताती है। वही पॉइंट को आपने फिर से यहाँ पे लिख दिया। तो आप देख पा रहे हो कि पहला वाले क्वेश्चन को तैयार करोगे तो यहाँ पे वो भी पॉइंट आपके मिल जाते हैं। ईच जीनस स्पीसीज डिफाइंड बाय ए डिस्टिंक्टिव सेट ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स इज ए वेरी लार्ज माइक्रोमोलिक्यूल्स मॉलिक्यूल हाई मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स मतलब प्रोटीन, वही प्रोटीन, लिपिड, यही सब माइक्रोमोलिक्यूल्स में आ गया। और सारे माइक्रोमोलिक्यूल की प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है, तभी तो वो लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, उनका रोल भी अलग है। And that they do not occur in smaller molecules such as their relatively insolubility and similar solvents। तो इस टाइप से हम लोग देखते हैं कि हमारी जो लिविंग थिंग्स है वो नॉन लिविंग चीजों से मिलके बनी हुई है मॉलिक्यूलर लेवल पे। सिंगल प्रोटीन आप देखेंगे कि 1000 और उससे भी ज्यादा अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। इसी तरह डीएनए जो है वो भी न्यूक्लियोटाइड, मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड जो है वो सब यूनिट्स न्यूक्लिक एसिड के लिए एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल्स, एटीपी, सॉरी, एमाइनो एसिड आर सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या फिर प्रिकर्सर ऑफ हार्मोन्स। अब इन्हीं एमाइनो एसिड से मिलके आपका, पहले एमाइनो एसिड कैसे मिलके बना होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, ऐसे करके, या फिर सल्फर, सल्फर भी किस कई एमाइनो एसिड के अंदर पाया जाता है। तो इनसे मिलके आपका एमाइनो एसिड बना। अब ये एमाइनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बना रहे हैं, और ये प्रोटीन अलग अलग रोल कर रहे हैं, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, पिगमेंट, तो मेनी अदर कंपोनेंट्स। फिर राइबोन्यूक्लिक एसिड आर कंपोज्ड ऑफ जस्ट 4 टाइप्स ऑफ आरएनए भी ऐसे ही है। तो वही चीज को यहाँ पे लिख दिया गया है, जो मैंने यहाँ फिगर बनाया हुआ है उसमें आप देख पाओगे सबके मोनोमेरिक यूनिट और कुछ छोटा छोटा फिगर उसका दे दिया गया है। अब इसी टाइप का क्वेश्चन एक और आया हुआ है, जैसे आप मैंने बताया आपको, केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है, लेकिन आप वही चीजें लिख सकते हैं जो दूसरे क्वेश्चन में आपने याद किया हुआ है, उसको बस उसको उससे लिंक बनाने की जरूरत होती है। यहाँ पे देख रहे हैं वही चीजें कि नॉन लिविंग, लिविंग की बातें हो रही हैं फिजिकल एनवायरनमेंट में। मैंने पहले क्वेश्चन में आपको दिखाया था अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी वाला, वही से ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग मैटर और बायोस्फीयर आर मेड ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, है ना। 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट में से composed of only 26 and 6 of those practically all of weight most। तो ये चीजें आपने, मैंने बताया हुआ आपको। अदर 20 एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ, प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। तो उनका अमाउंट डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जनरली वहां पे आप देखोगे कि अर्थ क्रस्ट के अंदर और ह्यूमन बॉडी सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट आपके पाए जाते हैं, लेकिन प्रपोर्शन उनका डिफरेंट होता है ना, प्रपोर्शन उनका अलग हो सकता है, लेकिन एलिमेंट्स जो है सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट होते हैं। Several researchers performed in the animals microbes confirmed that all living system we can always find a relative abundance of same 6 essential element। वही चीज मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताई है, CHNOPS। ये जो 6 एलिमेंट है बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, बाकी सारे कम अमाउंट में अवेलेबल होते हैं। तो कार्बन इसमें बेसिक बिल्डिंग करता है, तो वही चीज फिर से रिपीट हो गई। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, इंफॉर्मेशनल माइक्रो मॉलिक्यूल। तो मेरे स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? Yes, sir. ओके, सो यहाँ पे मैं एक आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोगों को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में कितना आइडिया है, डीएनए, आरएनए, उसका रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। अगर आपको जरूरत है तो थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा और इसकी एक क्लास ले लूंगा, अगर नहीं आइडिया है तो। आप लोग, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पिछले साल काफी पूछे गए हैं, तो हो सकता है फिर से इसमें से रिपीट हो जाए कुछ क्वेश्चन। बताइए आप लोग।
सो यहाँ पे क्वेश्चन है इंफॉर्मेशनल माइक्रोमोलिक्यूल्स। इंफॉर्मेशनल माइक्रोमोलिक्यूल्स यानी कि इसके अंदर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है ट्रू फॉल्स में। Informational macromolecules are large biological molecules that carry process genetic information within the cells। यहाँ पे आप देखेंगे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन सबको इंफॉर्मेशनल माइक्रोमोलिक्यूल्स माना गया है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर आप स्टोर कर सकते हो इंफॉर्मेशन को और उनको ट्रांसफर भी कर सकते हो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। तो डीएनए है आपका ब्लूप्रिंट, मेन इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर रहती है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, और ये आपका कन्वर्ट हो जाता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में। ये आरएनए से आपका बनता है प्रोटीन, ठीक है। मैं लिख नहीं पा रहा हूं यहां सही से। तो ये जब ये सिंगल स्टैंडर्ड में, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जब बनता है इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जब ये इंफॉर्मेशन को हम प्रोटीन के रूप में ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट का मतलब आप लोग जानते हैं, ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक लैंग्वेज को दूसरे उसमें। ये एक लैंग्वेज है जो कि हमारी सेल उसको नहीं पढ़ पा रही है, लेकिन इसको जान चाहती है और उसी के अकॉर्डिंग ये फंक्शनल बन जाता है, फंक्शनल लैंग्वेज हो जाती है। तो इसी को प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए से आरएनए बना आपका ट्रांसक्रिप्शन हो गया, आरएनए से प्रोटीन बना ट्रांसलेशन हो गया। और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है ना। और ये सारा, इसीलिए इन सबको इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये सब तो आप लोग पढ़ा ही है। जो ये आरएनए बन रहा है इसी को हम लोग मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, है ना। आरएनए 3 टाइप के हैं यहाँ पे, और तो और भी है, लेकिन यहाँ मेन आप 3 टाइप के समझिए। एमआरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए, 3 टाइप के आरएनए होते हैं। लेकिन जो ये मैसेंजर आरएनए है उसी से आपका ये प्रोटीन बनता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, ऑल द डीएनए ऑफ द सेल इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू मैसेंजर आरएनए, ट्रू फॉल्स में। कहने का मतलब है कि सारे डीएनए जितना भी सेल के अंदर है वो मैसेंजर आरएनए में बदल जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जितना भी डीएनए है वो सारा का सारा एक मैसेंजर आरएनए में बदलेगा। ट्रू है कि फॉल्स है? तो यहाँ पे फॉल्स है। तो ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि हमारा जो जीन होता है, यूकैरियोट्स की बात हो रही है अगर, तो सारे, ये तो ओवरऑल क्वेश्चन हो गया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम यूकैरियोट्स में देखें तो वो इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों ही पाए जाते हैं। इंट्रॉन मतलब नॉन कोडिंग और एक्सॉन मतलब कोडिंग जीन, तो दोनों ही पाए जाते हैं। तो सारा 1 to 3% ऑफ द टोटल आरएनए जो है वो बनता है आपका। Okay, now let's move on to another true false question. Carbohydrate and protein are informational biomolecules। ये भी ट्रू फॉल्स में आया है, ये भी फॉल्स है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है, प्रोटीन है। तो वही चीज यहाँ पता है, कार्बोहाइड्रेट का एनर्जी प्रोडक्शन में काम होता है, एनर्जी यील्ड फ्यूल है, जबकि प्रोटीन है जो कि फंक्शनल इंफॉर्मेशन वाला है, जो एक सेल को इंफॉर्मेशन दे सकता है। अनवाइंडिंग ऑफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, अब यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है अनवाइंडिंग क्या है ना। अनवाइंडिंग का मतलब कि डबल स्टैंडर्ड, जो मैंने अभी बताया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपका क्या हो रहा है, सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो कैसे होगा वो सिंगल स्टैंड में? जब ये अनवाइंड होगा, मतलब आप एक सिंगल स्टैंड में बदल लेगा। तो ये अनवाइंडिंग प्रोसेस को ही ये बता रहा है कि अनवाइंडिंग द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसके बारे में प्रोसेस को बताना है। तो यहाँ पे मैंने इसका छोटा सा चीजें यहाँ पे लिख दिया है, जो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे बहुत ही सिंपल शब्दों में कि ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द प्रोसेस बिगिंस एट स्पेसिफिक लोकेशन ऑन द डीएनए कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए हमारा है, वहां पे एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाया जाएगा और वहां से एक बबल का फॉर्मेशन होगा। इस बबल के अंदर जो है अलग अलग जगहों पे आपका प्राइमर लगेगा, इधर और इधर, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से एक बना और यहाँ से एक बना, ठीक है, ऐसे करके स्टैंड बनेगा। लेकिन इस प्रोसेस में एक यहाँ पे एंजाइम लगेगा जो कि इसको अनवाइंड करता रहेगा, डीएनए को खोलता रहेगा। आपने रस्सी देखा है, अगर रस्सी को हम लोग खोलते हैं तो वो उलझ जाती है, तो वो उलझे ना, तो इसके लिए एक एंजाइम है यहाँ पे हेलिकेज, जो कि उसको
पहले से ही खोल के रखता है, जिससे ये आसानी से ये प्रोसेस होने पाए। तो यहाँ पे हेलिकेज जो है वो हेल्प करता है अनवाइंड करने में। दे सेपरेट टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है उसको तोड़ के। दिस क्रिएट्स टू सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट। फिर यहाँ पे कुछ प्रोटीन आते हैं। अब ये खुल गया है, डीएनए खुल जाएगा ऐसे ऐसे करके, लेकिन ये वापस से जुड़ सकता है। हम जानते हैं कि एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, तो इनका रोकना भी जरूरी है। तो यहाँ पे एसएसबी प्रोटीन आ जाता है। एसएसबी प्रोटीन जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि इसको पकड़ लेता है, जिससे ये आपका वापस से जुड़ नहीं पाएगा, तो ये सेपरेट रहेगा। और इसी के ऊपर डीएनए पॉलीमरेज आके अपना नया आरएनए का सिंथेसिस कर देता है, न्यू डीएनए बना सकता है, या फिर नया आरएनए वगैरह बनाने में भी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड जो है यहाँ पे सिंथेसिस हो रही है डीएनए पॉलीमरेज, और यहाँ पे रेप्लिकेशन होके, ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे डीएनए बन रहा है और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, यहाँ आरएनए बनेगा। यहाँ डीएनए बन रहा है तो डीएनए पॉलीमरेज यूज हो रहा है, यहाँ आरएनए बनेगा तो आरएनए पॉलीमरेज यूज होगा। तो यहाँ पे आके आपका एक नया डीएनए जो है वो बनेगा। तो ये वाला प्रोसेस है, इसको मैंने यहाँ पे दे रखा है शॉर्ट में, इसको आप लोग देख लीजिएगा। कुछ मैं अगर चाहोगे तो मैं एनिमेटेड वीडियोस जो है वो दे दूंगा आपको, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी इन चीज़ों को, और आप उसको शब्दों में लिख पाओगे। फिर यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन वाले में भी एक प्रोसेस है, इनिशिएशन, फिर अनवाइंडिंग और इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है, वो आके न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद लंबा सा आपका ये बन जाएगा आरएनए वाला सीक्वेंस, और उसके बाद वो आरएनए आपका डीएनए से निकल जाएगा, टर्मिनेशन। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस में ही डीएनए को अनवाइंड किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने डीएनए अनवाइंडिंग का एक छोटा सा यहाँ पे आपका लिए आंसर लिख दिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। द इंफॉर्मेशन स्टोरेज मॉलिक्यूल इन यूकैरियोट रिसाइड्स इन द साइटोप्लाज्म, ट्रू फॉल्स। तो जो इंफॉर्मेशन स्टोरेज मॉलिक्यूल है तो प्रोटीन भी, लेकिन जो स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को वो है आपका डीएनए। और डीएनए कहाँ रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर रहेगा। यूकैरियोट्स के अंदर बात हो रही है तो वो न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर आपका डीएनए नहीं पाया जाएगा। तो इसलिए जो है ये भी फॉल्स है। तो प्राइमरी इंफॉर्मेशन डीएनए रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस एंड नॉट इन द साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, लेकिन वो डीएनए जो है काफी कम अमाउंट में होता है। मेन आपका जो स्टोरेज मॉलिक्यूल है वो आपका न्यूक्लियस में होता है। ओके, डिस्कस द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ द इंफॉर्मेशनल माइक्रोमॉलिक्यूल्स इन लिविंग सिस्टम। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल फीचर्स को डिस्कस करना है, ये लेटेस्ट में ही क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, क्या बताया था, कि जो भी बायोमॉलिक्यूल्स है वो सारा भी अपने मोनोमर से मिलके बना हुआ है। तो स्ट्रक्चरल फीचर्स में क्या है, उसका स्ट्रक्चर बताना है। स्ट्रक्चर कैसे, वो अपने मोनोमर से मिलके बना हुआ है, उसी चीज को बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसी चीज को रिपीट किया गया है दोबारा से फिर से, लेकिन उसको उसके साथ लिंक करके रिवाइज किया गया है। यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा आपने लिख दिया कि इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल क्या होता है, ये प्राइमरी डीएनए आरएनए है, और थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल दे दिया आपने, क्या काम करता है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और ये वाली चीजें जो है आपने लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे डीएनए के बारे में बताया कि ये डबल हेलिक्स है। ये सारा कुछ वाटसन क्रिक मॉडल में भी है, तो वहां से भी आप इसकी लाइनें आप लिख सकते हैं। अगर आप वो पढ़ेंगे तो ये भी आप आंसर कर पाओगे। न्यूक्लियोटाइड, बेस पेयरिंग, मेजर एंड माइनर ग्रुप, ये सारा कुछ आपको कहाँ मिलेगा, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के अंदर वही चीजें यहाँ पे रिपीट की हुई हैं। तो मैं इसको वापस से रिपीट नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मोटी मोटी बात क्या है, डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, 4 प्रकार के, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, और ये आपस में बेस पेयरिंग करके ये बना देता है। और जब ये बेस पेयरिंग करता है तो मेजर और माइनर ग्रुप का निर्माण होता है। मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप इस टाइप से बनते रहते हैं। बस वही एक स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी यहाँ पे बता दिया आपने। और इसके बारे में आप उसका कितने नैनोमीटर का डिफरेंस होता है, ये एक वाटसन क्रिक से आप इसको लिख सकते हैं। फिर आरएनए के बारे में लिख दिया आपने। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड, यूजली सिंगल स्टैंडर्ड होता है, जो कि 3 डायमेंशनल शेप में भी जा सकता है। और इसके अंदर क्या होता है, डीएनए की तरह नहीं, यहाँ पे राइबोस शुगर पाई जाती है। वहां पे डीऑक्सी राइबोस था, यहाँ पे राइबोस शुगर पाई जाती है। और यहाँ पे एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है 2 प्राइम कार्बन एटम पे। थाइमीन की जगह यहाँ यूरासिल होता है। और यहाँ डिफरेंट टाइप के आरएनए भी होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक, तो उसके बारे में आपने लिख दिया। फिर प्रोटीन के बारे में बताया, प्रोटीन कैसे बना है, एमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है ना। 20 प्रकार के एमाइनो एसिड्स होते हैं।
आपस में पेप्टाइड बॉन्ड, ये सब प्रोटीन में मैंने बताया हुआ है आपको। प्रोटीन वाले लेक्चर में आप देखोगे ये सब चीजें वहां पर डिस्कस की हुई है। फिर वहां पे अलग अलग स्ट्रक्चर के लेवल्स भी हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टनरी, वहां पे मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो जितना भी चाहिए आप उसको वहां से करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो आपने पढ़ा वो कई जगह पे यूज हो रहा है, और इसी तरह से बाकी सारे पेपरों में भी आप कर पाओगे। तो अगर आपके पास एक जानकारी है, अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसको लिंक करके किसी ना किसी की तरह उसको करना है आपको, उसको छोड़ के नहीं आना है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या है? हमने एक बार बताया था आपको क्लास में कि डीएनए हमारा बहुत छोटे स्पेस के अंदर रहता है, न्यूक्लियस के अंदर। और छोटे स्पेस के अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेशन कैसे आएगा? जब वो क्वाइल टाइप में हो या रस्सी ऐसे करके पड़ी हो। ठीक है, अब इसको ऐसे करने के लिए एक शेप में भी रखना है, साथ में जब इसकी जरूरत हो उसको खोलना भी है, रेप्लिकेशन करना भी है, ट्रांसक्रिप्शन भी करना है, सारा कुछ काम भी करवाना है इससे। तो अगर इस टाइप से रखेंगे तो ये तो उलझ जाएगा। तो हमें एक सिस्टमेटिक ढंग से इसको रखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक ऐसे जैसे आप देखते हो पत्थर के ऊपर रस्सी लपेट देते हैं हम लोग, है ना, उसी टाइप से कुछ, उसी सिमिलर टाइप से एक स्टोन टाइप का पत्थर यहाँ पे पाया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टोन प्रोटीन, है ना। तो वो स्टोन जो है ऑक्टामर होते हैं, 8 जो है वो यूनिट्स होती है, मेड अप ऑफ 8 स्टोन प्रोटीन। और उसी के ऊपर आपका ये ऐसे रस्सी की तरह ये डीएनए एक यहाँ पे हो गया, फिर एक यहाँ पे ऑक्टामर होगा, और उसके ऊपर फिर ऐसे 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 लिपटेगा, फिर ऐसे यहाँ जाएगा, ऐसे ऐसे करके वो लिपटा रहता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कम स्पेस में ज्यादा डीएनए घेर के आ सकता है। ठीक है, और उलझेगा भी नहीं, है ना। जब हमको जरूरत हुई तो हमने ऐसा इसमें चेंजेस कर दिया हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, तो ये अपने आप इसको छोड़ देगा, है ना, थोड़ा सा इसको ढीला कर देगा, जिससे हम अपना काम करने के बाद जो सेल है उसकी काम करेगी, वहां से आरएनए वगैरह निकालेगा, ट्रांसक्रिप्शन के जरिए, यार उसको रेप्लिकेट करना हुआ तो वो रेप्लिकेशन में जाएगा, और उसके बाद वापस से वैसे हो जाएगा उसको फिर से। तो इस टाइप के बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, यह सब आप लोग आने वाली जो थर्ड ईयर में है वहां पे आप डिटेल में सबको पढ़ोगे। यहाँ पे इसी जो स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है न्यूक्लियोसोम। ठीक, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो न्यूक्लियोसोम क्या है? इट्स ए फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमेटिन इन यूकैरियोट सेल, प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल ऑफ डीएनए पैकेजिंग इज इन द न्यूक्लियस। एक डीएनए के अंदर पैकेजिंग के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? आप लोग देख ही पा रहे हो, एक पत्थर के ऊपर, हिस्टोन पत्थर है, उसके ऊपर आपने इसे लपेट करके रख दिया, तो ये पैकेजिंग करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पड़ता है, और इसके कारण जो है रेगुलेशन बहुत अच्छे से हो पाता है। जब चाहिए उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, डीएनए का फंक्शन आराम से हो पाएगा। सो इसका कंपोजिशन कैसे होता है उसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ बता दिया। अलग अलग प्रकार के स्टोन प्रोटीन, बेसिकली 4 प्रकार के, H2A, H2B, H3, H4, है ना, ये हो गया, और एक H1 भी पाया जाता है। तो इस टाइप से आपका ये है। और H1 क्या है? वो लिंकर डीएनए होता है। H1 जो है वो लिंकर डीएनए इन दोनों के बीच में पाया जाएगा। जैसे मैंने न्यूक्लियोसोम यहाँ बताया, तो यहाँ आपके ये वाले पाए जाएंगे, H2A, H2B, H3, H34। लेकिन जो H1 है वो इन दोनों के बीच में पाया जाएगा। भाई हमने रस्सी लगा दिया इस पत्थर के ऊपर, लेकिन ये खुले ना रस्सी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक और हिस्टोन प्रोटीन ऐसे लगा देंगे, जिसे H1 कहेंगे, गांठ से बना देंगे, जो कि वो उसको बांध के रखेगा। ठीक है, तो ये H1 हो गया, और जो बाकी जो है उसके अंदर रहेंगे। तो ये ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर है, 8 है, इसीलिए इसे ऑक्टामेरिक नाम दिया गया है। 147 बेस पेयर्स रैप, एक पत्थर के अंदर 147 बेस पेयर जो है डीएनए रैप हो जाता है। ठीक है, अबाउट 1.65 टन, मतलब कि 1.5 गुना डीएनए जो है वो कंट्रीब्यूट द कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्ट कर देता है उसको। लिंकर डीएनए भी है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया हिस्टोन प्रोटीन वो 20 to 60 बेस पेयर वेरीज लेंथ। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्ट्रक्चरल पार्ट। यहाँ पे मैंने पिक्चर नहीं लगाया, नहीं पिक्चर के कारण उसको आसानी से समझा पाता। तो यहाँ पे एक कोर चीज हो पाई। कोर क्या मतलब? ये वाला कोर हो गया, है ना, एक कोर प्रोटीन हो गई, जिसके अंदर आपका ये सब ऑक्टामेरिक स्ट्रक्चर पाया जाता है। न्यूक्लियोसोम प्रोवाइड्स स्पूल अराउंड द विच डीएनए वाइंड्स, हाईली कंजर्व्ड प्रोटीन, दे आर पॉजिटिवली चार्ज। तो ये उसके साथ बंधेगा क्यों? क्योंकि डीएनए हमारा निगेटिव चार्ज है। डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव। और निगेटिव चार्ज क्यों होता है?
क्योंकि उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। फॉस्फेट के ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसी कारण डीएनए भी निगेटिव चार्ज है। और निगेटिव को हमेशा पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है। और पॉजिटिव क्या है यहाँ पे? हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन हमारा क्या है? पॉजिटिव प्रोटीन है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है। क्यों? क्योंकि लाइसिन और आर्जिनिन रेसिड्यूज जो एमाइनो एसिड है, प्रोटीन हमारा एमाइनो एसिड से मिलकर बना है, तो इसके अंदर वो वाले प्रोटीन होंगे जो कि पॉजिटिवली चार्ज वाले प्रोटीन होंगे। और वो कौन से हैं? लाइसिन और आर्जिनिन। इस टाइप से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे फॉस्फेट बैकबोन ऑफ डीएनए। फिर यहाँ पे हिस्टोन टेल्स भी हैं, जो कि मैंने बताया यहाँ पे ये जो कोर है वो ऐसे टेल्स टाइप में निकला रहता है। क्यों निकला रहता है? क्योंकि इसी पे मॉडिफिकेशन होता है। मान लीजिए हमें इसको खोलना है डीएनए को, तो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस होंगी, जैसे मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, फास्फोरिलेशन। ये सारी रिएक्शंस अलग अलग कामों के लिए होती हैं और इन टेल के ऊपर होती हैं ये, जिसके कारण ये ढीला हो जाता है। डीएनए आपका हल्का हो जाएगा, मतलब ढीला हो जाएगा, या फिर बहुत ज्यादा कस भी जाता है। जिसके हमको शो नहीं करना है तो उसको हमको कस देना है, जिसको हमें शो करना है, एक्सप्रेस करना है जिस जीन को, उसको हमको ढीला करना पड़ेगा। तो उस तरह से ये हमेशा अल्ट्रेशन होता रहता है। इससे हमारा ये काम आसानी से हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। क्रोमेटोसोम इंक्लूड न्यूक्लियोसोम कोड पार्टिकल अलोंग विद द H1 प्रोटीन बाउंड टू द लिंकर डीएनए। तो ये सारे स्ट्रक्चरल फीचर्स हो गए। अब इसका फंक्शनल सिग्निफिकेंस यहाँ बता दिया है। डीएनए की पैकेजिंग में रेगुलेशन ऑफ वही चीजें रिपीट हो रही हैं, एपिजेनेटिक रेगुलेशन, है ना। तो ये सब चीजें हो गई। डीएनए की पैकेजिंग मैंने बताया कि उसको पैकेज करने में, जीन को रेगुलेट करने में वो काम करेगा कि नहीं करेगा। अगर वो काम करना है उसको, तो डीएनए हमारा ढीला होगा। जिससे ढीला होगा मतलब एक्सप्रेस करने के लिए उसको हल्का करेंगे, लूज करेंगे। और लूज करेंगे तो उसमें से वो खुल जाएगा, तो वहां पे आसानी से वो जो है अपना रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन जो भी उसको करना है वो एक्सप्रेस कर पाएगा। एपिजेनेटिक रेगुलेशन, कभी कभी क्या होता है, म्यूटेशन आपने सुना होगा, लेकिन म्यूटेशन कब होता है? जब उसका न्यूक्लियोटाइड वगैरह चेंज हो जाता है ना। ए था वो टी हो गया, तो न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ तो उसका प्रोसेस, उसका एक्सप्रेशन, प्रोटीन भी चेंज हो गया, प्रोटीन की फोल्डिंग चेंज हो गई और उससे चीजें अलग हो जाती हैं। प्रोटीन अलग काम करने लगता है या काम ही नहीं करता, वो भी हो सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बिना इस म्यूटेशन के भी हम जीन की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं एपीजेनेटिक। तो विदाउट म्यूटेशन जो आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो डीएनए की एक्टिविटी के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं एपीजेनेटिक। और ये मॉडिफिकेशन कैसे हो पाता है? क्योंकि हम लोग हिस्टोन प्रोटीन को मॉडिफाई कर पाते हैं। तो दीज एपिजेनेटिक मार्कर्स कैन बी इनहेरिटेड थ्रू ऑल सेल डिवीजन। और ये मार्कर के तौर पे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियोसोम्स आपको समझ में आ गया होगा। इसकी पिक्चर वगैरह आपको मिल जाएंगी इंटरनेट पे, अगर आप डालोगे तो बहुत अच्छे से ये चीजें आपको एक्सप्लेन करने वाले समझ जाओगे। फिर आते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड मैंने पहले पहले ही बता दिया है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक किसके होंगे? डीएनए और आरएनए का। और उसका स्ट्रक्चर आप बता दोगे। स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे कोई भी फिगर नहीं लगा पाया हूँ, तो आप लोग फिगर को वहां से देख सकते हो। मैंने स्लाइड वगैरह में दे रखा है अच्छे से, तो वहां पे आप देख पाएंगे इसको। और नहीं तो आपको इंटरनेट पे ये अवेलेबल हो जाएगा। तो मैंने इसको कैसे लिखना है वो यहाँ पे लिख रखा है कि कैसे इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कैसे एक्सप्लेन करोगे? तीन चीजों से मिलकर बना है। एक जैसे ATCG, ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, ठीक है। ये सारे न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। ये एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, यूरासिल, है ना। यूरासिल भी आपका आरएनए में आ रहा है। लेकिन ये एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बना हुआ है? ये एक न्यूक्लियोटाइड अलग अलग क्यों है? ये एडेनिन क्यों है, ये थाइमिन क्यों है, ये साइटोसिन क्यों है, अलग अलग क्यों है? तो यही चीज यहाँ पे बताया हुआ है कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज मॉलिक्यूल कंपोज। ये सारे न्यूक्लियोटाइड तीन कंपोनेंट से मिलकर बने हुए हैं। एक है नाइट्रोजिनस बेस, एक बेस होगा, है ना। बेस जब वेरी करेगा तो वो उसका न्यूक्लियोटाइड वेरी कर जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बेस, जैसे यहाँ पे एडेनिन बेस लगा हुआ है, यहाँ गुआनिन बेस लगा हुआ है, ठीक है। ये सारे जो बेस हैं वो चेंज होंगे और बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा सब में। 5 कार्बन रिंग शुगर पाई जाएगी, राइबोज हो सकती है, डीऑक्सीराइबोज हो सकती है, या फिर फॉस्फेट ग्रुप पाया जाएगा, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप भी सेम रहेगा, शुगर भी सेम रहेगी, सिर्फ बेस का अंतर आएगा। तो उसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स कह देते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड का फंक्शन वही वाला डीएनए वाला फंक्शन,
है ना, जो डीएनए आरएनए का फंक्शन है। और इसके अलावा एनर्जी करेंसी के रूप में भी कभी कभी यूज होता है कोई न्यूक्लियोटाइड। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जीएमपी, साइक्लिक जीएमपी वगैरह, है ना, उसमें वहां पे आप देखोगे साइक्लिक एएमपी, वहां पे भी आपका यूज हो रहा है। एनर्जी करेंसी की तरह भी यूज हो रहा है, एडनिन वगैरह प्राइमरी एनर्जी कैरियर की तरह पाया जाता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में और ट्रांसमिट करने में न्यूक्लियोटाइड्स का रोल है। कोफैक्टर्स की तरह काम करता है, जो रिएक्शन हो रही है उसको सपोर्ट करने के लिए। आपने कई रिएक्शन में मेटाबॉलिज्म पढ़ोगे तो वहां पे NAD+, FAD, इन सब के नाम आपको पता चलेंगे। ये सारे क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स के ही रूप है। यहाँ पे आप ए देख रहे हो, ये एडेनिन है, फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, है ना, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पे कोफैक्टर की तरह भी काम कर रहा है। स्ट्रक्चरल रोल ATP GTP, है ना, तो यहाँ पे ये कई काफी जगह पे इस टाइप से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रोल है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया था न्यूक्लियोटाइड के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, तो क्या लिख दिया आपने कि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका काम क्या है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको सारी चीजें आप उसको जोड़ के लिख पाओगे। और फिर जब ये आपस में जुड़ते हैं तो ये चेन का फॉर्मेशन करते हैं डीएनए और आरएनए के रूप में, ये सब आपको पता ही है। फिर आते हैं डिफरेंस बिटवीन मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। ये भी क्वेश्चन 2022-23 में पूछा गया है। और लेकिन मैंने यहाँ आपके ईज के लिए मैंने तीनों का ही डिफरेंस लिख दिया है। तीनों का डिफरेंस का मतलब मैसेंजर आरएनए तो है ही है, ट्रांसफर भी है, राइबोसोमल आरएनए का भी लिख दिया है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे मैसेंजर आरएनए का फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, और इसकी सिंथेसिस कैसे है, और लोकेशन क्या है। ये 4 पॉइंट्स मैंने हर सब में डाले हुए हैं जिससे वो डिफरेंट लगे। तो यहाँ मैसेंजर आरएनए मैसेज देने वाला, है ना, ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर करने वाला, राइबोसोमल मतलब राइबोसोम के अंदर रहने वाला। नाम से ही सब चीजें पता चल रही हैं। तो मैसेज देने वाला यानी कि ये डीएनए और आरएनए प्रोटीन के बीच का मैसेज का काम करेगा, इंटरमीडियरी बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन, मैसेंजर, है ना, इसीलिए इसके नाम के आगे मैसेंजर जुड़ा हुआ है। तो दे कैरिंग द जेनेटिक कोड फॉर डीएनए टू राइबोसोम वेयर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड। लीनियर मॉलिक्यूल, एक लीनियर स्ट्रक्चर होगा, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो किसको डिपेंड करेगा, जो कोड होगा डीएनए का। डीएनए का कोड बदलेगा तो ये स्ट्रक्चर बदलेगा, और ये स्ट्रक्चर बदलेगा तो प्रोटीन बदलेगा। ठीक, तो वो प्रोसेस मैंने भी बताया हुआ है आपको। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सिंथेसिस। कहाँ बनता है ये बनेगा आपका सेगमेंट ऑफ डीएनए जो है वो इनटू मैसेंजर आरएनए। कहाँ होगा ये प्रोसेस, ये आपका न्यूक्लियस के अंदर होगा। प्रोड्यूस ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन वेयर सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कंप्लीट। ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होगा जहां पे ये सिंथेसाइज होगा। लोकेशन जनरली न्यूक्लियस के अंदर है, ट्रेवल्स टू साइटोप्लाज्म इन यूकैरियोटिक सेल। लेकिन मैसेंजर इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स वो साइटोप्लाज्म के अंदर भी ऐसे हो जाता है, जहां पे एक खास रीजन न्यूक्लियोइड पाया जाता है, उसी के आसपास ये प्रोसेस होंगे। ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, एमाइनो एसिड को ट्रांसफर करेगा। प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है, ये मैसेंजर आरएनए आया, इस पे एक कोड लगा हुआ है। अब इस कोड को पहचान के एक एमाइनो एसिड आएगा, ये एमाइनो एसिड के इसके साथ जुड़ जाएगा। फिर एक दूसरा, यहाँ पे दूसरा कोड है, और दो कोड भी 3 होते हैं, ट्रिप्लीकेट्स में होते हैं, है ना, ट्रिप्लीकेट्स में होते हैं। तो ये उसी कोड को पहचान के यहाँ पे दूसरा एमाइनो एसिड आएगा, फिर ये दोनों एमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाएंगे, और इसी तरह से ढेर सारे एमाइनो एसिड जुड़ के आपको प्रोटीन का निर्माण कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो एमाइनो एसिड आ रहा है वो कौन लेके आ रहा है, वो आ रहा है ट्रांसफर आरएनए। हर एमाइनो एसिड के लिए एक अलग ट्रांसफर आरएनए होता है। इस ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक कोडॉन फॉर मैसेंजर आरएनए। फिर ये स्मॉल एल शेप्ड मॉलिक्यूल है, 3 न्यूक्लियोटाइड एमाइनो एसिड अटैच टू द अदर एंड देयर आर लीस्ट स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल। सिंथेसिस ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम डीएनए बट डजंट रिक्वायर प्रोसेसिंग टू बिकम फंक्शनल। फिर लोकेशन, लोकेशन कहाँ पे होगा, अब ये प्रोटीन कहाँ पे आपका बनता है, प्रोटीन आपका साइटोप्लाज्म के अंदर बनता है, तो इसलिए ये साइटोप्लाज्म के अंदर है। फिर आते हैं राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम नाम से ही पता चल रहा है कि राइबोसोम के ऊपर होगा। तो दिस इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम इंश्योर द प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन एमाइनो एसिड। तो यहाँ पे राइबोसोम ऐसे होता है, एक स्मॉल सब यूनिट, एक लार्ज सब यूनिट। इसके अंदर आपका, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, ये वाले सब यूनिट्स के अंदर पाया जाता है आरएनए,
आपका ये राइबोसोमल आरएनए अलग अलग प्रकार के, किसी के अंदर 16S राइबोसोमल आरएनए भी होगा, 25S राइबोसोमल आरएनए भी होगा, ऐसे करके अलग अलग आरएनए पाया जाता है। 16S राइबोसोमल आरएनए को हम लोग फाइलोजेनेटिक ट्री बनाने में यूज करते हैं इन द केस ऑफ बैक्टीरिया। ओके, ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द डीएनए न्यूक्लियोलस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, लोकेशन कहाँ होगी? साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के ईज के लिए समरी में भी लिख दिया है, मैसेंजर आरएनए ब्लूप्रिंट ऑफ द डीएनए राइबोसोम, ट्रांसफर आरएनए जेनेटिक कोड एमाइनो एसिड राइबो, और टेबल के फॉर्म में भी वही चीजें आपको लिखा हुआ है। तो जैसे भी आपको इजी लगे आप उसको वैसे कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो मैंने अपनी समझ के लिए जो आप कॉन्सेप्ट वगैरह के लिए लिख रखा है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। हाउ बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन्स द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। या फिर यहाँ पे आप देख पाओगे, राइट ए नोट ऑन केमिकल यूनिटी ऑफ डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पूरी नॉलेज आपका जो है उसको आपको इसमें लिखना है, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो लेकिन ये तभी लिख पाओगे जब आप उसको पिछले वाले को सही से पढ़ोगे। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये सब चीजें बता रखी कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ एनिमेट मॉलिक्यूल, कैसे वो एनिमेट मॉलिक्यूल्स यानी कि नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स काम करते हैं, उसी को आपको अगर स्टडी करनी है तो आपको बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। तो बायोकेमिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि लाइफ बहुत डाइवर्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इनॉर्मसली डाइवर्स, अपीयरेंस में, फंक्शन में आप देखोगे बर्ड्स भी है, बीज, ट्रीज, ग्रास भी पाया जाता है, अलग अलग टाइप में लाइफ अवेलेबल है, माइक्रोस्कोपिक लाइफ भी अवेलेबल है। तो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स लाइफ दुनिया में पाई जाती है। और इसकी स्टडी कैसे करेंगे? बायोकेमिकल रिसर्च से करेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? मॉलिक्यूलर टर्म्स में स्ट्रक्चर को, मैकेनिज्म को, केमिकल प्रोसेस को बताना है। मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. So biochemistry provides important insight, practical application. Despite fundamental unit of life, very few generalization of about living on अपने correct very organism very condition. तो वही एक थोड़ा सा आर्ट मतलब उसके फॉर्म में कि मतलब थियरी के फॉर्म में मैंने यहाँ पे दे रखा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। वही चीजें दोबारा रिपीट होती हैं और वही चीजें बार बार उसको मैं दिया दिया हुआ है। फिर यहाँ क्वेश्चन आया है केमिकल यूनिटी ऑफ लाइफ, पहले भी डिस्कस कर रखा है, वही चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, थाउजेंड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मेकअप सेल्स इंट्रिकेट इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, तो यहीं 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 तक रखते हैं स्टूडेंट्स फिर आज।